आज के वीडियो में स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर के अंतर्गत संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं और संक्रामक रोगों का नियंत्रण व निवारण कैसे करें इसके बारे में जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं अथवा इनका डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है ये जान लेते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष संचारण कैसे होता है ये समझ लेते हैं। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंतर्गत पहला है संपर्क के द्वारा, बाई कांटेक्ट। यानी अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है वो अगर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है तो संक्रामक रोग उसको भी हो जाता है। और संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाए थे, तो अगर आप नहीं जानते हैं तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो संपर्क के द्वारा या बाई कांटेक्ट के द्वारा संक्रामक रोग कैसे होंगे? एक व्यक्ति जो स्वस्थ है यदि वो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसको रोग हो जाएगा। फिर दूसरा है सूक्ष्म बिंदुओं द्वारा या वायु के द्वारा, यानी बाई ड्रॉपलेट्स या बाई एयर के द्वारा। तो छींकने से, खांसने से, थूकने से या बातचीत करते समय संक्रमित व्यक्ति के मुख से निकले सूक्ष्म बिंदुओं के द्वारा फैलता है। तो यदि संक्रमित व्यक्ति है तो उसके मुख से ये सारी चीजें जब निकलेंगी तो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी वो रोग हो जाएगा, क्योंकि वो संक्रामक रोग है और संक्रामक रोग का मतलब ही होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। फिर अगला है मृदा के संपर्क द्वारा, यानी बाई कांटेक्ट विद सॉइल के द्वारा कैसे हो जाता है? रोग युक्त कारकों वाली मृदा के संपर्क में आने से। अब जैसे कोई रोगी व्यक्ति है उसने मिट्टी में थूका, अब किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति ने उस जगह पर हाथ रख दिया या नंगे पैर वहां पर पहुंच गया तो भी उसको होने की संभावनाएं हो जाती हैं वो रोग। यानी रोग मुक्त कारकों के जो मिट्टी होती है उसके संपर्क में आने से भी उसको हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है मृदा के संपर्क द्वारा या बाई कांटेक्ट विद सॉइल के द्वारा। अगला है किसी जंतु द्वारा काटने से। यदि कोई ऐसा जंतु है जो पहले से संक्रमित है वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तब भी हो जाएगा। जैसे कुत्ता है, मच्छर, खटमल आदि ये जो होते हैं अगर ये संक्रमित हैं किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेते हैं तो उनको भी वो रोग हो जाएगा। फिर अगला है माता द्वारा गर्भ को प्लेसेंटा से, जो प्लेसेंटा होती है या हिंदी में कहें तो जो अपरा होती है उसके द्वारा। अपरा क्या है तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। इससे बच्चे को पोषण प्राप्त होता है, इसके बारे में डिटेल से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी माँ के पेट में जो बच्चा है अगर माँ को कोई बीमारी है ऐसी संक्रामक वाली तो बच्चे को भी हो जाएगा। और किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा, क्योंकि प्लेसेंटा ही माँ और बच्चे को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। फिर अगला है रक्ताधान द्वारा, यानी बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा। अगर कोई रक्त देता है इसके द्वारा भी अगर उस व्यक्ति को जिसने रक्त दिया है उसको कोई संक्रामक रोग है और जिसको दिया है तो उसको भी संक्रामक रोग हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये प्रत्यक्ष संचारण हुआ या डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है इस तरह से संक्रामक रोगों का। अगर परोक्ष संचरण को देखा जाए या इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन को देखा जाए तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंतर्गत क्या क्या आएगा? पहला है वाहक द्वारा, बाई वेक्टर, जैसे कीट या किसी अन्य जंतु द्वारा रोगाणुओं का संचरण। वाहक यानी ऐसे जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव या ऐसे बड़े जीव जिनके द्वारा वो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है वाहक कहलाता है या वेक्टर कहलाता है। तो वाहक द्वारा इसीलिए कहा गया है। इसके अंतर्गत जैसे कीट है या किसी अन्य जंतु के द्वारा रोगाणुओं का संचारण होता है। फिर अगला है संदूषित भोजन व जल के द्वारा। अगर संदूषित भोजन है, गंदा भोजन है और गंदा जल है उसको हमने सेवन कर लिया है तो भी हमको वो रोग हो जाएगा। इनडायरेक्टली ट्रांसमिशन है ये। फिर अगला है संदूषित कपड़ों, क्रॉकरी, बर्तन, दरवाजों के हैंडल व नल, सर्जिकल औजारों के द्वारा। यानी कहने का मतलब है अगर कपड़े भी गंदे हैं, कपड़ों में भी कोई सूक्ष्म जीवाणु लगा हुआ है, क्रॉकरी जो बर्तन होते हैं उनमें, दरवाजों के हैंडल में, नल या सर्जिकल औजारों के द्वारा, तो अगर ये भी संदूषित हैं, गंदे हैं, उस पर सूक्ष्म जीव लगे होंगे तो इस तरह से भी आपको वो बीमारी हो सकती है, संक्रामक रोग हो सकता है। फिर अगला है धुआं, मिट्टी तथा वाहनों के धुएं से। जो घर का धुआं होता है, मिट्टी जो होती है, मिट्टी में जो धूल वगैरह उड़ती रहती है, वाहनों के जो धुएं होते हैं इनसे भी बीमारी हो सकती है या संक्रामक रोग फैल सकता है। फिर अगला है गंदे हाथों व अंगुलियों द्वारा। अगर हमारे हाथ गंदे हैं
या हमारी अंगुलियां गंदी हैं, जैसे बहुत से लोग नाखून वगैरह नहीं काटते हैं तो उसमें धूल मिट्टी भर जाती है, सांस करके आते हैं तो उसमें गंदगी भर जाती है, तो हाथों को भी नहीं धुला तो हाथ भी गंदे हैं और नाखून, तो इस तरह से अगर गंदे हैं तो भी हमको संक्रामक रोग हो जाएगा, फिर चाहे वो इनडायरेक्टली ही ट्रांसमिशन क्यों ना हो। तो कुल मिलाकर के संक्रामक रोगों का संचरण कैसे, डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है, दोनों तरीके मैंने आपको बताए। चलिए अब जानते हैं कि संक्रामक रोगों को कंट्रोल कैसे किया जाए, यानी कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो संक्रामक रोग छूत के रोग हैं जो शीघ्र ही महामारी का रूप ले लेते हैं, अतः इनका नियंत्रण एवं निवारण आवश्यक है। यानी ये छुआछूत के रोग होते हैं, जैसे किसी को संक्रामक रोग है, उसने कुछ छू लिया, आपने उसको छू लिया, इसलिए कहा कि छुआछूत का रोग है जो शीघ्र ही महामारी का रूप ले लेता है, इसीलिए इसको नियंत्रित करना और इसका निवारण करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले इस परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत स्वच्छता रखना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत अपने शरीर को साफ रखना, प्रतिदिन स्नान करना, हाथ धोकर भोजन करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना हाथ धोए ही भोजन कर लेते हैं, हाथों को धुलते नहीं हैं, तो हाथों को धुलना चाहिए, नाखून वगैरह साफ रखना चाहिए और प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, अपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। ये व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। फिर अगला है पीने के लिए स्वच्छ पानी का उपयोग करना। तो जो पानी हम पीते हैं शरीर के अंदर जाता है, इसलिए वो स्वच्छ होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, प्रदूषित नहीं होना चाहिए। फिर अगला है साग सब्जियों व फलों आदि को अच्छी तरह धोकर सेवन करना। जो लोग सब्जी वगैरह बाजार से लाते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि लाए और उसको, कुछ लोग जैसे टमाटर वगैरह ऐसे ही खाना शुरू कर देते हैं, धुलते नहीं हैं, या सब्जी भी बनाते हैं तो उसको बिना धुले ही सब्जी वगैरह बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फलों आदि को, जैसे सेब वगैरह खरीद कर लाते हैं तो उसको भी ऐसे खाना शुरू कर देते हैं, तो इन सबको अच्छी तरह से धुलकर ही सेवन करना चाहिए, धोकर ही खाना चाहिए। अगला पॉइंट है खाने के सभी सामान को धूल, बैक्टीरिया तथा मक्खियों से बचाने के लिए ढक कर रखना चाहिए। यानी जितना भी हमारा खाने का सामान होता है, खाद्य पदार्थ होता है, उस पर धूल न पड़े, गंदगी न पड़े, बैक्टीरिया यानी जो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ये उस पर अटैक न करें, और जो मक्खियां घरों में होती हैं, ये मक्खियों आदि से बचाने के लिए क्या करना चाहिए कि उसको ढक कर रखना चाहिए ताकि इन चीजों से इन्फेक्शन ना हो। अब व्यक्तिगत स्वच्छता हो गई है। अगर जन स्वच्छता को देखा जाए तो अपशिष्ट पदार्थों व मल मूत्र उत्सर्ग का शीघ्रता से समुचित निपटाना चाहिए। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं और मलमूत्र होते हैं, इनको तुरंत खत्म कर देना चाहिए, साफ सफाई कर देना चाहिए। फिर अगला है नालियों को ढक कर रखना चाहिए। जो घरों से निकलने वाली नालियां होती हैं उनको ढक कर रखना चाहिए, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो, सब ढकी हुई होनी चाहिए। फिर अगला है जलाशयों, कुंडों तथा मल कुंडों को समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए। जो जलाशय हैं जिसमें जल भरा रहता है, जो तालाब वगैरह होते हैं, जो कुंड हैं, पूल्स होते हैं, मल कुंड जिसमें गंदगी वगैरह होती है, इन सबको अच्छी तरह से सफाई करते रहना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए। फिर अगला है कूड़े को ढेर बनाकर इकट्ठा ना होने दें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि घरों से कूड़ा निकला उसको डालते रहते हैं, बहुत बड़ा सा ढेर लग जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कूड़ा जितना है धीरे धीरे करके खत्म करना चाहिए, उसको निपटाना चाहिए। फिर है तीसरा मच्छरों से बचने के उपाय। सबसे ज्यादा बीमारियां मच्छरों से भी फैलती हैं, तो पानी के जो गड्ढे होते हैं, जो दलदली स्थान होते हैं, इन सतहों पर मिट्टी का तेल डालना चाहिए, कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए ताकि मच्छर के जो लार्वा उसमें होते हैं वो सभी मर जाएं और अंडे भी मच्छर न दे पाएं। जब लार्वा मर जाएंगे तो बच्चे नहीं होंगे इसमें। तो कुल मिलाकर के जो गड्ढे हैं, दलदली स्थान है जहां पर पानी वगैरह भरा रहता है, उसमें मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए और कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग आप कर सकते हैं इसकी जगह पर, मिट्टी के तेल की जगह पर, जिससे मच्छर के जो लार्वा होंगे वो मर जाएंगे, पनपेंगे नहीं तो मच्छर नहीं बनेंगे। अगला है कीट रोग वाहकों और उनके प्रजनन स्थलों को समाप्त करने के लिए घर के आसपास पानी को जमा ना होने दें। यानी घर के आसपास कहीं गड्ढा है तो पानी बिल्कुल नहीं जमा होने देना है, क्योंकि उसमें जो रोगवाहक होते हैं वो आ जाते हैं, कीट ऐसे आ जाते हैं जो रोगों को फैलाते हैं और वहां पर प्रजनन करके और भी कीटों को पैदा कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अगला है घरों के कूलर की नियमित सफाई करनी चाहिए, क्योंकि जो घर में कूलर होते हैं पानी वगैरह भरा रहता है तो उसकी सफाई करते रहना चाहिए। घरों में जो कूलर होते हैं उसको डेली सफाई करते रहना चाहिए ताकि उसमें मच्छर वगैरह ना पनपे। फिर अगला है
तालाबों में मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछलियों को पालना चाहिए। जो तालाब होते हैं बड़े बड़े से, उसमें ऐसी मछलियों को पालना चाहिए जो मच्छरों को खाती हैं। तो आपको बता दें, ऐसी मछली का नाम गैम्बूसिया। गैम्बूसिया जो मछली होती है, ये मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। फिर अगला है, खिड़कियों व दरवाजों पर जालीदार किवाड़ लगाना चाहिए ताकि मच्छर घर में न घुसें। जो हमारे घरों में खिड़कियां होती हैं, जो दरवाजे होते हैं, उसमें जालीदार किवाड़ लगाना चाहिए ताकि उनसे मच्छर अंदर की ओर न घुस पाएं। और जब मच्छर नहीं घुसेंगे तो काटेंगे नहीं, हम लोग बीमार नहीं होंगे। फिर अगला है, घरों में समय समय पर कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए तथा मच्छर भगाने वाले रसायनों का भी प्रयोग करना चाहिए ताकि उसमें जो कीड़े वगैरह हो मर जाएं, और दवाइयों का छिड़काव करके मच्छर को भी भगाना चाहिए। जो मच्छर भगाने वाली दवाइयाँ आती हैं वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगला है, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे मच्छर अंदर नहीं जाएंगे मच्छरदानी के, और आप रोगों से बचे रहेंगे। तो इस तरह से संक्रामक रोगों का हम नियंत्रण कर सकते हैं, उनका निवारण कर सकते हैं। आशा है आप सभी लोगों को संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं और इनका निवारण या नियंत्रण कैसे किया जाए समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।